सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई दिल से। मैं हूं आपकी फ्रेंड तनु। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरी मेडिकल इशू की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट नाउ आई एम फिट एंड फाइन। सो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप अभी तक आपने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा और उसकी अच्छे से रिवीजन कर ली होगी, बिकॉज वो तो बहुत ईजी है ना, ठीक है ना। सो आज हम साइंस का भी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि साइंस के सिलेबस क्या है और उसको किस तरीके से हम लेके चलेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए और एक अच्छा हम साइंस में स्कोर कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास साइंस में 4 बुकें होती है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और जीएस यहाँ पे गॉड शिवा नहीं है, पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ। जीएस का मतलब यहाँ पे जनरल साइंस है, ठीक है ना। सो केमिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पे 4 चैप्टर्स है यहाँ पे। बायो में 3 चैप्टर्स है, फिजिक्स में 5 चैप्टर्स हैं और जीएस यानी कि जनरल साइंस में हमारे पास है 3 चैप्टर्स, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री को पकड़ा है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है ना, ताकि हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर तो कंप्लीट हो कम से कम, ठीक है ना। सो बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। गाइस देखो मैंने मैथ्स के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी प्रिफर करी थी कि आप एनसीईआरटी करो, ठीक है ना। और किसी भी छोले वाली बुक पे या फिर किसी भी सपोर्ट मटेरियल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी कर लोगे वही काफ़ी है। बट ये चीज़ मैं ना एसएसटी के लिए कहूँगी और ना ही साइंस के लिए कहूँगी, ठीक है ना। क्योंकि गाइस साइंस और एसएसटी ऐसी बुक है, एनसीईआरटी करने में हर्जी नहीं है। एनसीईआरटी सिर्फ तभी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है जब आप 8th का रिजल्ट आने के अगले दिन से ही आप एनसीईआरटी 9th की पढ़ने लग जाओ, तब तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेनिफिशियल है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा सोचो कि हम भाई एग्ज़ाम के 2 महीने पहले से एनसीईआरटी करने बैठेंगे तो एनसीईआरटी से हम टॉप कर जाएंगे या 60 अबव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गाइज एनसीईआरटी में बहुत डीप रीडिंग चाहिए होती है जो हर किसी के बस की बात होती ही नहीं है। ये सारे काम ना टॉपर्स के होते हैं और टॉपर्स भी आजकल बहुत 1-2% ही होंगे जो एनसीईआरटी से पढ़ते होंगे डीप, वरना तो सारे के सारे या तो यूट्यूब पे चले गए पढ़ने के लिए या तो किसी कोचिंग सेंटर चले गए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको साइंस के लिए सपोर्ट मटेरियल प्रीफर करूँगी, क्योंकि एक सपोर्ट मटेरियल ही है जो हमें 60 अबव दिला सकती है। कितने? 60 अबव। अब ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम्हें 60 ही चाहिए या 60 से अबव 80 तक जाना है, ठीक है ना। गाइस सपोर्ट मटेरियल को भी डीप रीडिंग करोगे ना तो 80 भी ला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी करना बेस्ट है तो एनसीईआरटी कर लो, बट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एनसीईआरटी में आपको थोड़ा मटेरियल ढूंढना पड़ेगा, पढ़ के निकालना पड़ेगा, और सपोर्ट मटेरियल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, तो हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ो और अपने दिमाग में छापो, इतना ही करना होता है, ठीक है ना। सो मैं अपनी साइंस की और एसएसटी के लिए आप लोगों को सपोर्ट मटेरियल प्रेफर करूंगी। छोले वाली किताबों के अभी भी मैं खिलाफ हूँ, ठीक है ना। सो कोई भी लक्ष्मीर जो भी पता नहीं कितनी किताबें होती है वो लेने से अच्छा है कि जो सपोर्ट मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसकी थोड़ी वैल्यू करो, उसको थोड़ा पढ़ो, ठीक है ना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स, ठीक है ना। सो फोकस हम इसके नाम से करते हैं क्योंकि हमें दोस्ती भी तो इसी से करनी है ना, नाम पे फोकस करते हैं पहले। तो नाम कहता है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग मतलब क्या होता है? हमारा आसपास का वातावरण, ठीक है ना। और मैटर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैटर का मतलब 2 मतलब निकलते हैं, एक तो वही जो भाई का मैटर हो जाता है, ठीक है ना, और एक साइंस वाला मैटर। सो देखो यहाँ पे हम भाई का मैटर नहीं पढ़ने बैठे हैं, हम यहाँ पे जो साइंस का मैटर है वो पढ़ने बैठे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल में पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है मैप का।
पूरे चैप्टर का मैप दे रखा है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। इन शॉर्ट एक ही पन्ने पे दे रखा है कि हम क्विक रिवीजन करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले समझ लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो अगले पन्ने पे हमें मैटर की डेफिनेशन दे रखी है। तो इसमें मैटर क्या कहता है कि मैटर है क्या, पूछता है मैटर क्या है। तो डिफाइन करो मैटर। मैटर जो है, अगर हम सीधी लैंग्वेज में कहें कि यूनिवर्स में, यूनिवर्स क्या होता है, अर्थ तो हो गई दुनिया, ठीक है ना। यूनिवर्स होता है मतलब ब्रह्मांड, जिसमें सोलर सिस्टम, ये सारी चीजें सब आ जाती है, तो वो होता है यूनिवर्स, ठीक है ना। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। जिसको भी हम या और शुद्ध भाषा में कहे और सरल भाषा में कहे कि जिस भी चीज़ को हम छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं या फिर देख पाते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं मैटर, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन क्या बोले हम इसकी, तीसरी डेफिनेशन ये हो गई कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या मास ऑक्यूपाई कर रही है, वो मैटर होती है, ठीक है ना। स्पेस मतलब यहाँ पे हो गया वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम। मैथ्स में तुम वॉल्यूम सुनते होंगे, समझते होंगे। मास का मतलब हो गया वेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि हम स्पेस की जगह वॉल्यूम लिख देंगे, मास की जगह वेट लिख देंगे। देखो गाइस, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह स्पेस नहीं लिखा होता और वेट की जगह मास नहीं लिखा होता, ठीक है ना। ये कुछ साइंस की टर्म्स होती है जिनको हमें लिखना ही होता है, ठीक है ना। समझने के लिए हम यही समझते हैं कि स्पेस का मतलब वॉल्यूम हो गया और मास का मतलब वेट हो गया, वजन, ठीक है ना। सो किसी भी चीज में अगर वॉल्यूम है, यानी कि स्पेस है और मास है, किसी भी चीज में अगर वॉल्यूम है, वेट है, उसका वजन है, तो वो मैटर है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे 3 चीजें डिफाइन में कवर अप करी। क्या, पहली चीज कि यूनिवर्स की सारी चीजें मैटर होती है, ठीक है ना। दूसरा, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीजें मैटर होती है। तीसरी हमने पढ़ी कि जो भी चीज स्पेस कवर करती है, मास कवर करती है, स्पेस मास मतलब वॉल्यूम और वेट कवर करती है, वो सारी चीजें मैटर कहलाती है, ठीक है। आई होप मैटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैटर जो होते हैं ना, जो मैटर है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो फिजिकल होता है और एक होता है केमिकल, ठीक है ना, केमिकल मैटर। तो जो फिजिकल मैटर है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो केमिकल मैटर है वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो हमने यहाँ पे जैसे कि कहा कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे फिजिकल वाला, फिजिकल मैटर। तो हम फिजिकल मैटर के बारे में थोड़ा समझते हैं कि फिजिकल मैटर है क्या। जो फिजिकल नेचर का मैटर होता है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना। और वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अक्सर तुम फोटोग्राफर से फोटो क्लिक करवाते हो पासपोर्ट साइज, ठीक है ना, छोटे छोटे फोटो क्लिक करवाते हो। कभी उस फोटो को अपने फोन से क्लिक करके और जूम करके देखना, छोटे छोटे आपको पिक्सल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे पिक्सल से जुड़कर एक फोटो बनती हुई नजर आएगी। वो सारे क्या हो गए, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फिजिकल नेचर, ठीक है ना। अब हमें पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की, पार्टिकल्स मतलब मैटर में होते कैसे है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे। क्यों, कैसे मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैम, देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब ये हो गया एक तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है ना, उनके बीच में रहती है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, उनके बीच में एनर्जी रहती है। कौन सी रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। इस वजह से वो हमेशा मूव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। देन उसके बाद पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ गए, कॉन्टिन्यूसली मूविंग रहता है। अपने ना साथ साथ कॉपियों को घोटना सीखो, जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है ना वहाँ पे लिखना सीखो। दूसरा पॉइंट आता है कि उन पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर हम
वाटर में साल्ट मिला देते हैं। साल्ट माने क्या हो गया, नमक। अगर पानी में हम नमक मिला देते हैं तो नमक के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में स्पेस होता है, बिटवीन में दोनों के बीच में स्पेस होता है। तो यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट क्या मिला कि स्पेस बिटवीन दैन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हमें अच्छे से समझ में आ गए। पहला क्या कि कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, दूसरा क्या स्पेस बिटवीन दैम होता है, दोनों में स्पेस, दोनों पार्टिकल्स में स्पेस होता है। फिर तीसरा पॉइंट हमें ये कहा गया है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है ना, अट्रैक्ट ईच अदर। तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सॉलिड की स्टेट्स दिखाई गई है। जैसे सॉलिड मतलब जो मैटर होता है, मैटर की स्टेट दिखाई गई है। मैटर जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में और गैस की फॉर्म में। ठीक है ना, अब यहाँ पे फोकस करो कि सॉलिड जो है वो ऐसे होता है। सॉलिड में यहाँ पे इन्होंने प्लेट ले रखी है, लिक्विड में यहाँ पे इन्होंने बीकर ले रखा है जिसके अंदर वाटर ले रखा है, वाटर मॉलिक्यूल्स दिखलाएंगे इसके अंदर। ठीक है ना, फिर यहाँ पे गैस के अंदर गुब्बारे के अंदर जो गैस होती है वो दिखा रहा है उसके पार्टिकल्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे प्लेट को जूम करके इन्होंने जूम के पार्टिकल्स दिखलाए, प्लेट के पार्टिकल्स दिखलाए। तो यहाँ पे प्लेट क्या है, एक सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल्स देखो कैसे चिपके से हैं। ठीक है ना, इतने सारे पार्टिकल्स, वो भी इतने सारे चिपके से, ना कहीं मूव हो पा रहे हैं ना कुछ। ठीक है ना, ये वो क्लास है जहाँ पे टीचर एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बच्चे एकदम शांतली बैठ जाते हैं ना, वो क्लास है ये वाली। ठीक है ना, कैसे चुपचाप बैठ के अपनी अपनी सीटों पे। अब अगले वाली स्टेज पे आते हैं जब ये लिक्विड होता है। ठीक है ना, लिक्विड पे देखो थोड़ा दूर मतलब सांस लेने की जगह है थोड़ा। ठीक है ना, इधर उधर मूव हो रहा है कि इस वाली फिगर में देखो, इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में कितना डिफरेंस है। ठीक है ना, ये वो क्लास है जब टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। ठीक है ना, ये वो क्लास हो गई। अब यहाँ पे बात आती है गैस की। गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, देखो कितने दूर, बहुत ही दूर। इन तीनों से सबसे अलग फिगर ये वाली है हमारी, इसमें देखो बहुत ही दूर पार्टिकल्स हैं। इसका ये वाली कौन सी क्लास है, जब टीचर क्लास का पीरियड ऑफ हो जाता है, चली जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे है, यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे है और यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे है, इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मैटर की 3 स्टेट होती है, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे थोड़े जो मैटर की स्टेट्स है, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है ना, इनके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉलिड में क्या आ गया, सॉलिड क्या हो गया, एकदम रफ एंड टफ होता है ना सॉलिड। तो सॉलिड में क्या क्या आ सकता है, बोन्स आ सकते हैं, टीथ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है गाइस, कुछ भी। क्या लेना, ईंट ले लो, ड्राई आइस ले लो, बहुत कुछ होता है। ठीक है ना, फिर लिक्विड में आ जाते सारे लिक्विड की चीजें, जैसे ब्लड भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। ठीक है ना, जैसे कि हमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी लिक्विड है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे गैस के एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हमारे जो लंग्स है उसके अंदर भी, मतलब जो हमारे लंग्स है उसके अंदर भी एयर जाती है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 1 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया कि हमारी बॉडी में 70% ऑफ वाटर है। ठीक है, मैंने अभी कहा हमारी बॉडी में पानी है, कितना पानी है, 70% ऑफ वाटर। ठीक है ना, और धरती पे भी गाइस 70% ही है। जब ऑप्शन आता है ना कि 50%, 60%, 70% और 80% की ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना वाटर है, तो लोग सोचते हैं कि इतनी सी तो बॉडी है, कितना ही पानी जाएगा, तो सबसे कम वाले पे टिक लगा देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं कि धरती का पानी और सिर्फ एक सिंगल ह्यूमन का पानी, बॉडी के अंदर का पानी सेम होता है। कितना होता है, 70%। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। सॉलिड के तीनों पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं हमने यहाँ पे ये समझ लिया। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज लेते हैं। अब यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे ड्राई आइस को एग्जाम्पल लेकर, उससे हेल्प लेते हुए समझते हैं कि सॉलिड स्टेट
एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है पहला चीज कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो सॉलिड स्टेट में है। पहला कि उसकी डेफिनेट शेप होती है, उसकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। जैसे ड्राई आइस की एक डेफिनेट शेप है ना। अब अगर तुम देखो सॉलिड की और क्या डेफिनेट शेप हो सकती है, जैसे बोन्स हो गए, हमने अभी एग्जांपल पढ़े थे ना, बोन्स, टीथ, तो उनके डेफिनेट शेप है ये। किसी के और के अलग अलग दानवों जैसे दांत हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक। सबके दांत एक जैसे ही होते हैं, ठीक। फिर उसका डेफिनेट शेप होता है। ये पेन लो, पेन देखो, पेन भी तो सॉलिड ही है ना, तो इसका भी एक डेफिनेट शेप ही है, अलग अलग बदल तो नहीं रहा लिखते लिखते, तो ये सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है। दूसरा, इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है ना वो दिखाई नहीं देती आसानी से, या ना के बराबर दिखती ही नहीं है, ये मान के चलो इसकी बाउंड्रीज जो है दिखती नहीं है। कभी देखा है तुमने ड्राई आइस की जो बाउंड्रीज है वो दिखी है कभी कि मम्मी देखो यहाँ से ऐसे थोड़ा लाल कलर का दिख रहा है, ये बाउंड्री यहाँ से दिख रही है, कभी नहीं दिखती, ठीक है ना। अब तीसरी बात करते हैं कि वो थोड़ा रिजिड होता है। इस पेन को देखो, ये रिजिड है, ये आसानी से मुड़ नहीं रहा, तो मतलब क्या है, हार्ड है, ठीक है ना। अब वो बात अलग है कि तुम अगर बोलो रोलर कोस्टर चला देंगे यहाँ पे, या फिर इसको उससे हथौड़े से मारेंगे तो तब टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो हम इसके ऊपर बाहर से एनर्जी लगा रहे तब हो रहा है ना, वरना देखो कितना रिजिड है ये नहीं हो पा रहा। मैं इसको इतना मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं मुड़ रहा, ठीक है ना ही कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबिलिटी है, ठीक है ना, कंप्रेस भी नहीं हो रहा, देखो। देन उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम की, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है ना, लिख रही हूँ सब कुछ हो रहा है, इसका डेफिनेट, ऐसा तो नहीं हो रहा कि अगर मैं यहाँ पे रख दूं या फिर इसको ऐसे कर लूं तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। या फिर देखो ये जितने भी आइस में आइस है, ड्राई आइस, ये जब पिघल जाएगी तो इसका वॉल्यूम उतना उससे कम हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक। ओ सॉरी। देन यहाँ पे एक मस्त सा एग्जाम्पल है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, कि रबर बैंड सॉलिड है या लिक्विड है, या फिर सॉलिड है या नहीं है, ठीक है ना। सबका एक मेन क्वेश्चन आता है रबर बैंड। रबर बैंड गाइज आप लोग देखते हो कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है रबर बैंड। तो गाइज देखो रबर बैंड ना, मतलब अभी तो रखा है मतलब सॉलिड है, ऐसा तो नहीं होगा कि अभी अभी ये लिक्विड बन जाएगा या फिर अभी अभी ये गैस उड़ रहा है। अगर मैं कहूँ कि मम्मी मम्मी रुको 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 लिक्विड बन रहा है, या फिर रुको ढक दो इसको गैस से कहीं उड़ ना जाए, ऐसा तो नहीं होगा, या ये सॉलिड है, ठीक है ना। अभी हमने अगर ये बोले कि क्या नाम, ऐसा क्वेश्चन ही क्यों उठा कि यहाँ पे सॉलिड है या लिक्विड है, क्योंकि गाइस किसी ने बोला कि हम इसको ऐसे यूं चौड़ा कर सकते हैं, और जबकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो वो है हमारा रबर बैंड रिजिड होता है। हाँ ठीक है, रिजिड है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है इसलिए रिजिड है, ठीक है ना। ये पेन भी रखा हुआ है, रिजिड है। अगर मैं इस पेन को भी बाहर से हथौड़ा लाके मोड़ने की या तोड़ने की कोशिश करूँ, ऑफ कोर्स यार इतनी सी तो जान टूट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे रखूँ कि ये सॉलिड नहीं है, ऑफ कोर्स ये सॉलिड है। वैसे रबड़ भी है, रबड़ यहाँ पे रखा हुआ है तो सॉलिड है। हमने बाहर से जब तक काइनेटिक एनर्जी मतलब अपनी तरफ से कोई बाहर से एनर्जी नहीं लगाएंगे तब तक वो सॉलिड है, और अगर लगा दिया तो भाई हमने बाहर से लगाया ना, अपनी तरफ से एनर्जी लगाई, तो वो हमारी प्रॉब्लम है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वो तो सॉलिड है ही है, तो रबर बैंड भी सॉलिड है, ठीक है ना। यहाँ पे सारा डीप नॉलेज में है, तो आप एक बार, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया बस हमने समझ लिया, प्लीज एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश करना कि अंदर लिखा क्या है, क्योंकि लिखना तो पेपर में तुम लोगों ने है ना, मैंने तो लिखना नहीं है। तो जो समझाया है ओके समझ लिया, बट अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करो, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लिक्विड कैसा होता है। लिक्विड यार, लिक्विड पानी ले लो, पानी कैसा होता है, फ्लूइडी होता है, फ्लूइडिटी होती है उसमें, लिक्विडिटी होती है, ठीक है ना, पानी की तरह होता है, वो रिजिड नहीं होता। कभी देखा है पानी को तुमने ऐसे दबाते हुए देखा हो, नहीं होता, ठीक है ना, रिजिड नहीं होता पानी। उसमें लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। लो कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी क्या है ही नहीं, बल्कि यहाँ पे थोड़ा कम है उससे, ठीक है ना, गैप वैप देखो थोड़ा कम है ना उससे। हाँ,
फिर यहाँ पे बात करते हैं कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है ना। हम पानी को जिस बर्तन में, वेसल माने क्या होता है, बर्तन, हम पानी को जिस भी बर्तन में डाले या जिस भी बॉटल में डाले, पानी उसी का ही शेप ले लेता है, ठीक है ना। देन उसके बाद हम बोलते हैं पानी का जो है डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब जैसे कि सपोज वॉल्यूम की बात करी गई है कि अगर मैंने दुकान से 1 लीटर दूध लिया, क्या लिया, 1 लीटर दूध, ठीक है ना। अब मैं घर पे आके पतीले में 1 लीटर दूध वो पलटाऊंगी, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने 1 लीटर दूध लिया था, पतीले में डालते डालते वो 2 लीटर हो गए। ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। तो गाइस वही बात है कि जितना हम लेंगे उतना ही तो मिलेगा हमको लिक्विड में भी, ठीक है ना। उसका वॉल्यूम जो है डेफिनेट रहेगा, ठीक। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अराइज होता है, वो ये कि यहाँ पे कहा गया है कि जो गैस होती है ना, O2 CO2, O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस होती है वो पानी में जो है डिसॉल्व होती है, मिली हुई घुली हुई होती है एक तरीके से। इससे क्या होता है कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पानी में भी होते हैं प्लांट्स, ठीक है ना, तो वो आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड देन इन सॉलिड्स, ठीक है ना। क्योंकि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल जो है मूवमेंट में होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड के पार्टिकल मूवमेंट में नहीं होती, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगले स्टेट की सो अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की। सो गाइस यहाँ पे मैंने गलत कुछ लिख दिया था, तो यहाँ पे जो गैस स्टेट है, गैसियस स्टेट मतलब गैस वाली स्टेट है, वो जो होती है फ्लूइडिटी होती है, मतलब फ्लूइड करती बहती रहती है। कभी किसी गैस को देखा है कि यहाँ पे क्या नाम स्प्रे हुआ या गैस यहाँ पे है तो यहीं पे अटकी रहेगी, नहीं, वो फ्लूइड इधर से उधर घूमती रहती है, ठीक है ना। दूसरा है कि हाई कंप्रेसिबिलिटी रहती है, उसमें कितना स्पेस था देखा आप लोगों ने, यहाँ पे जो फिगर मैंने दिखाई थी, यहाँ पे ये देखो कितना सारा स्पेस है, ये ठीक है ना। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आता है नो डेफिनेट बाउंड्रीज। कभी देखिए गैस की बाउंड्रीज, मम्मी देखो O2 की बाउंड्री जा रही है, मम्मी देखो CO2 बाउंड्री जा रही है, नहीं होती, बाउंड्रीज नहीं होती। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि नो डेफिनेट शेप, गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। कौन क्या बोलोगे मम्मी, क्या बन रखा है गैस से, ठीक है ना। अगला होता है डेफिनेट वॉल्यूम। मैंने गैस पकड़ ली, कौन सा वॉल्यूम है, कुछ नहीं है, वॉल्यूम कुछ नहीं होता इसमें। सॉलिड में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, ठीक है ना। इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी होती है और इसमें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार इसमें ना डिफरेंस दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर पे ही है, तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा। जूम यहाँ पे करके देखे ना, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ये सारी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे हमने पढ़ा था सॉलिड में डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये फ्लो नहीं करता। कभी देखा है ईंट पत्थरों को फ्लो करते हुए, नहीं होता, ठीक है ना। फिर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम पैक्ड होते हैं, मैंने क्या कहा था, टीचर सामने होता है तो बच्चा हिलता नहीं है ना, तो पैक्ड होते हैं एकदम। फिर इनकम्प्रेसिबल होता है, क्या होता है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता। देखा कैसे चिपक के खड़े हुए हैं ये लोग, ये देखो कैसे चिपक के खड़े हुए हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इन लोगों के बीच में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम लिक्विड की। लिक्विड में नो डेफिनेट शेप होता है, शेप नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है इनका, ये फ्लो करते रहते हैं, लूज पैक्ड होते हैं, थोड़े बहुत मतलब टीचर थोड़ा इधर उधर हो जाती है तो थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं बच्चे भी, ठीक है ना। फिर लिटिल कंप्रेसिबल होता है, इसमें थोड़ी सी जगह मिल जाती है सांस लेने की उन लोगों को, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो जाता है टेबल चेयर, फिर यहाँ पे वाटर मिल्क। फिर गैस में हम आते हैं कि इसका डेफिनेट शेप नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होती, फ्लो करता रहता है, इसके जो क्या नाम पार्टिकल्स है वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब टीचर चला गया अपना हुड़दंगबाजी करते रहो, ठीक है ना।
फिर यहाँ पे हाईली कंप्रेसिबल होता है कि यहाँ पे टीचर है ही नहीं, बहुत सारे सांस लेने की जगह है, तो मतलब एयर और ऑक्सीजन, ठीक है ना गाइज। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। डिफरेंस पूछ सकता है ना कि तीनों के बीच में डिफरेंस बताओ, 3 नंबर का 5 नंबर का। गाइज यहाँ पे अगर 3 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का आए ना डिफरेंस, तो यार अगर तुम 3 डिफरेंस लिख रहे हो, 1 2 3, अगर ये 3 डिफरेंस लिख रहे हो तो साथ में एग्जाम्पल भी लिखो, ठीक है ना। कहीं तुम सोच रहे हो कि दो डिफरेंस लिख के तीसरा एग्जाम्पल लिख देंगे, ऐसा मत करना गाइज, वरना फिर टीचर बोलेगा हमने तो डिफरेंस पूछा था, तुमने 3 डिफरेंस लिखे नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल लिख दिया। और अगर एग्जाम्पल छोड़ दिया तो टीचर कहेगा कि एग्जाम्पल नहीं लिखा इसलिए मैंने नंबर काट लिए। तो टीचर को उंगली करने का मौका मत दो, पॉइंट उठाने का मौका मत दो, ठीक है ना गाइज। ठीक है ना, हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं पर ही हम वापस आ गए हैं। सो हम पढ़ेंगे यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। 3 स्टेट्स हमने पढ़े थे अभी, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है ना। सो क्या नाम यहाँ पे अगर हम सॉलिड की बात करें तो आइस लिया था हमने। अगर हम आइस को मेल्ट कर देंगे, ठीक है ना, मेल्ट कर देंगे तो किस फॉर्म में आ जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर को अगर हम थोड़ा हीट करेंगे तो उस हीटिंग की वजह से वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, गैस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, ठीक है ना, और गैस से फिर सॉलिड भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज। जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है इसको हम चेंज कर सकते हैं 2 तरीके से। कैसे? जैसे पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। हमने अभी करा था ना, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड मेल्ट करके करा था। देन फिर यहाँ पे जा रहा है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर्स। फिर यहाँ पे लिक्विड को गैस में कर रहा है बॉईल करके। मैंने कहा था ना यहाँ पे हीट कर रहा है, तो हीट मतलब तभी तो कर रहा है जब बॉईल हो रहा होगा वाटर, ठीक है ना। सो वही बात है जो मैंने समझा दिया, अब वो तुम्हारे हेडेक है, तुम उसको किस तरीके से लिखो, ठीक है ना। हम यहाँ पे समझ में तो आ ही गया होगा, यहाँ पे आइस क्यूब वगैरह रख रखे तो उसको मेल्ट करेंगे तो लिक्विड के फॉर्म में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे वाटर को बॉईल करेंगे तो इस वजह से वो गैस के फॉर्म में पहुंच जाएगा, ठीक। और कुछ नहीं है इसमें बड़ा। फिर यहाँ पे बात करी गई है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। गाइस, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि पानी के जमने को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या फिर पानी के पिघलने को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गाइस, पहले तो ये क्लियर कर दो, मेल्ट मतलब होता है पिघलना, तो जमना तो इसमें आता ही नहीं। जमने को कहते हैं हम फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। तो यहाँ पे मेल्टिंग का मतलब है पिघलना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर की बात करता है जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में बदल जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब उसके आसपास का जो प्रेशर है सॉलिड का, उस प्रेशर की वजह से उस टेम्परेचर पे जो सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दोबारा समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पे एक सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में बदलता है एट एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। ठीक, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में क्या होता है 273.16 केल्विन, ठीक है। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। केल्विन देखो, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, 3 तरीके के टेम्परेचर हमारे पास मेजरमेंट होते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगी मैम। सो आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब होता है गाइस पिघलना। क्या होता है? पिघलना। मेरे पीछे पीछे बोलो, क्या होता है? पिघलना, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट
कहता उस टेम्परेचर की बात करता है, मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर की बात करता है जिसमें एक सॉलिड मेल्ट होके किस में बदल जाता है, लिक्विड में। एक सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या? ये उस टेम्परेचर की बात करता है जिसमें एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है ना। एक आइस का मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस में तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में होता है 273.16 केल्विन, ठीक है ना गाइज। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि आइस के मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इस पॉइंट पर इस सेल्सियस इस डिग्री पे आकर आइस पूरा वाटर बन जाता है, आइस पूरा वाटर की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगली कुछ लाइनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिख रखी है। अगर मैं कहूँ कि ये पूरा आइस का है, हमारा क्या है, ड्राई आइस है, बर्फ से निकाल के रख दिया हमने अपने रूम में, ठीक है ना। अब वो पिघल के इतनी हो गई, तो क्या आप सोच सकते हो कि इसका डिग्री सेल्सियस कितना होगा। इसका डिग्री सेल्सियस तो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अभी भी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, क्योंकि ये अभी भी सॉलिड में है, ठीक है ना। अभी ये पूरा वाटर में नहीं आया, अभी भी ये सॉलिड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है ना। चमत्कार देखा, ये जब बड़ा था तब भी इसका सेल्सियस इतना ही था, अभी छोटा हो गया तब भी इसका सेल्सियस इतना ही है, ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं है। इसको इस स्टेज में आने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, एक छुपी हुई हीट है, वो हेल्प कर रही है। कौन सी हीट है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस वजह से इस हीट की वजह से, लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपी हुई। क्या होता है, छुपी हुई। लेटेंट हीट जो है, हमारी छुपी हुई हीट है, वो हेल्प करती है इस सॉलिड को लिक्विड में आने के लिए। देखो इतना सा बूंद सा बच गया यहाँ पे, बर्फ का टुकड़ा इतना बूंद सा बच गया, और वाटर में कब आएगा, जब इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एक बार डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन में क्या रखा है कि ये उस अमाउंट ऑफ हीट की बात करता है। क्या, उस अमाउंट ऑफ हीट की बात करता है जिसमें 1 kg, इसको हमेशा 1 kg के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 kg लिख रखा है। यहाँ पे और कोई 2 kg 3 kg मत लिख देना अपने मन से, 1 kg ही लिया जाता है हमेशा इसको, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उस अमाउंट ऑफ हीट की बात करता है, उस हीट की बात करता है, अमाउंट ऑफ हीट की बात करता है जिसमें जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लगती है, ठीक है ना। मतलब सॉलिड इतना सा सॉलिड बच रखा है, उससे लिक्विड में वाटर के फॉर्म में आने के लिए जो हीट लगी है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। देखो गाइस, तुम ये भी लिख दोगे तो भी बेस्ट है, ये डेफिनेशन लिख दोगे तो भी बेस्ट है, ठीक है ना। टीचर कहीं भी नंबर नहीं काट सकता अगर तुमने लिखा है तो, और सही लिखा है तो। कुछ भी लिख दोगे तब तो काटेगा ही काटेगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे से समझ में आ गया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, उस अमाउंट हीट की बात करता है जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है ना। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता है, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग, देखो मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, बॉइलिंग का मतलब होता है बॉईल होना, ठीक है ना। हम पानी को बॉईल करते हैं, मेल्ट नहीं करते, क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने को कहते हैं बॉईल। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी उस टेम्परेचर की बात करता है जिसमें लिक्विड बॉईल होके वेपर बन जाता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये उस टेम्परेचर की बात करता है जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड यानी कि वाटर, जूस या कुछ भी जो लिक्विड फॉर्म में है वो बॉईल होकर वेपर की फॉर्म में आ जाता है। वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में आ जाता है, या फिर छत पे पानी डालो तो वेपराइज नहीं हो जाता वैसे, ठीक है ना। हमने मेल्टिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था कि ये उस टेम्परेचर की बात करता है कि जब सॉलिड से लिक्विड बदल जाता है, लिक्विड में बदलता है। क्या,
ये उस टेम्परेचर की बात करता है जब सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, जब लिक्विड से गैस में बदल रहा है, वेपर्स हमारा गैस में आ जाता है ना, तो लिक्विड हमेशा लिक्विड जब चेंज होके गैस में बदल जाता है उस टेम्परेचर को कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 373 केल्विन, 373 केल्विन। अगर कोई तुमसे पूछे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में बताओ, ये भी सेल्सियस में था ना, हमने आइस का मेल्टिंग पॉइंट सेल्सियस में क्या बताया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में बताओगे तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। देखो लिखा भी है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अगर हम जोड़ेंगे उसमें, तब हमारे पास 373 केल्विन आएगा, ठीक। देखो ये हमने यहाँ पे क्या क्या 3 चीजें समझी, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखा, यहाँ पे भी 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। अब ये इस पेज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये भी उस अमाउंट ऑफ हीट की बात करता है, ये भी अमाउंट ऑफ हीट की बात करता है जो रिक्वायर्ड होती है चेंज करने में, जो चेंज करने में जरूरी होती है 1 kg के। यहाँ पे भी 1 kg, जहां पे भी लेटेंट हीट आ जाए ना वहां पे मतलब 1 kg की ही बात करनी है। किसकी बात करनी है, 1 kg की। तो 1 kg हमने अभी पढ़ा क्या ना, हाँ यहाँ पे 1 kg की बात करता है, तो 1 kg लिक्विड टू गैस में, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उस अमाउंट ऑफ हीट की बात करता है जो रिक्वायर्ड होती है, जो जरूरी होती है चेंज करने के लिए 1 kg के लिक्विड को, 1 kg के लिक्विड को गैस में, ठीक है ना। मतलब लिक्विड को किस में चेंज कर रहे हैं हम, गैस में। अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। फ्यूजन में हम क्या कर रहे थे, सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे थे, और यहाँ पे लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे सॉलिड को लिक्विड में क्यों बदल रहे थे, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके लिए होता है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। इसलिए हम यहाँ पे वो क्या कहते हैं इसको, लिक्विड टू गैस में बदल रहे हैं, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग के लिए होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग के लिए होता है, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, तो डिफरेंस में आप पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन लिख देना, दूसरा इसमें लिख देना कि ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता है, और इसमें लिख देना ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है, ठीक है ना। इसमें लिख लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में लिख सकते हो कि ये सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर, नहीं 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है, और ये 1 किलो लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करता है, ठीक है ना। इतना तो लिख सकते हो। अगर डिफरेंस आता है तो, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में अगर डिफरेंस आता है तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमने देखा सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है ना। लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, फिर गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब पानी लिक्विड फॉर्म में हो, पानी लिक्विड फॉर्म में हो तो उसका सेल्सियस होता है 25 डिग्री सेल्सियस। जब पानी सॉलिड हो, आइस बन जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, आइस बन जाए, बर्फ बन जाए, तब उसका डिग्री सेल्सियस होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जब पानी हवा बन जाए, मतलब गैस बन जाए, तब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। स्टीम के रूप में बाहर आ जाती है। अगला टॉपिक आता है हमारा सब्लिमेशन, ठीक है ना। सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इजी भी है। सब्लिमेशन कहता है कि अगर सॉलिड से सीधा वेपर बन रहा हो, कहाँ गया, सॉलिड से जब सीधा गैस बन रहा हो तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देते हैं, ठीक है ना। सब्लिमेशन कहता है जब सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में कोई चीज चली जाए विदाउट गोइंग
लिक्विड स्टेट, मतलब पहले क्या होता है, सॉलिड में जाता है, फिर लिक्विड में जाता है, फिर गैस में जाता है, फिर अगेन सॉलिड में जाता है, फिर लिक्विड में जाता है, फिर गैस में जाता है। वो कह रहे हैं ये चेन टूट जाए, जब सीधा सॉलिड से सीधा गैस में चले जाए तब उसको सब्लिमेशन कहता है, बिना लिक्विड पे जाए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्ट इनटू वेपर्स, यानी कि सॉलिड से सीधा गैस हो जाए ऑन हीटिंग, हीट की वजह से, एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है ना, सॉलिड से गैस में जाना बिना लिक्विड स्टेट में जाए सब्लिमेशन कहलाता है, इन शॉर्ट। ठीक है ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका, सबसे इजी एग्जाम्पल जो है वो है इसका कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कैम्फर होता है कपूर। क्या होता है, कपूर। कपूर जो हमारी मम्मियाँ कहाँ पे जलाती है, मंदिरों में जलाती है ना, मंदिर में जलाती है। तो कभी तुम लोगों ने उस कपूर को गौर से देखा होगा, तो जलता है, जल के उड़ जाता है। कभी उसका नाम निशान देखा है तुमने वहां पे कि थोड़ी राख सी पड़ी हो या कुछ और पड़ा हो? नहीं, पता ही नहीं चलता यहाँ पे कपूर जला हुआ है। ठीक है ना, यकीन ना हो तो मम्मी से एक बार करवा के देख लेना, खुद मत करना, क्योंकि आग है, फायर से थोड़ा दूर ही रहे बच्चे तो ज्यादा बेहतर है। और अगर खुद से करने की ट्राई करी तो पेरेंट्स की परमिशन ले लेना, वरना उनकी चप्पलें बहुत उड़ के आती है। ठीक है ना, सो सब्लिमेशन समझ में आ गया। क्या, सॉलिड से वेपर बने, सॉलिड से गैस स्टेट में जाए विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इधर से इधर जाए, बिना इधर जाए। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाए विदाउट गोइंग लिक्विड स्टेट, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखो कपूर को हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे उसका डायग्राम बन रखा है। यहाँ पे लोगों को पता नहीं लग रहा था कि कपूर जल के कहाँ उड़ गया या कहाँ गया, क्योंकि अब तुम लोग देखोगे तुम्हारी आंखों के सामने कपूर जल के गायब हो जाएगा कि अरे भाई यहीं पे ही तो जलाया था, कहाँ गया। तुम 2 मिनट अंदर बाहर जाओगे ना, उतने में गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे टेस्टिंग हुई तो यहाँ पे कॉटन लगा दिया गया कि हमें पता तो चले कपूर गायब हो रहा है यहाँ से या फिर बर्न हो रहा है। तब जब यहाँ पे कपूर जला, अमोनियम क्लोराइड को कपूर कहते हैं ना, तो कपूर है इसके अंदर और यहाँ से बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो कपूर का जो धुआं है ना ऊपर कॉटन पे लग रहा है। इस वजह से हमको पता चला कि जो हमारा कैम्फर है, कपूर है, जल के गैसेस स्टेट में पहुंच जाता है, वेपराइज हो गया ना, यहाँ से उसका गैस फॉर्म में चला गया। ठीक, तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा बेस्ट एग्जांपल है सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर जो हमारे किचन में यूज होता है ना, रेड कलर का सिलेंडर, वो सिलेंडर। ठीक है ना, तुम लोगों ने कभी अपनी मम्मियों को कहते हुए सुना होगा गैस वाले भैया से कि गैस कम आ रही है। हमारी मम्मियों को पता कैसे चलता है कि गैस एक्चुअल में कम कैसे आ रही है? कुछ लोग कहते होंगे कि हमारी मम्मियाँ नापती है, कुछ आता है वो नापने के लिए। ठीक है ना, तो उस वजह से नापते हैं। गाइस देखो, जब सिलेंडर के अंदर गैस जो होती है ना वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और जब बाहर आती है तो वो गैस फॉर्म में हो जाती है। वो अब तुम लोग कहते हो कैसे? ठीक है ना, कैसे? यहाँ पे क्या होता है, गैस को ना इतनी टाइटली अंदर प्रेशर के साथ डाला जाता है ना कि वो लिक्विड फॉर्म में होती है। पहले सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर सॉलिड से धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स दूर 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 फैलते जाते हैं तो लिक्विड में आ जाती है। ठीक है ना, और जैसे हम गैस ऑन करते हैं, सिलेंडर ऑन होता है तो उसमें से गैस की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना गैस के मतलब ये तीनों के पार्टिकल, सॉलिड कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होता है, फिर गैस कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो जब सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है तो वो इस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, उसके पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। लेकिन जब हम गैस ऑन कर देते हैं तो उसके जो गैस लिक्विड है वो गैस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है ना, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होने लगते हैं। अब यहाँ पे हम अलग टॉपिक पे आते हैं, अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे तो वही सारी चीजें कही गई है जो अभी हमने आगे सब्लिमेशन में और यहाँ पे इफेक्टिव ऑफ चेंज
डिप्रेशन में पड़ी, ठीक है ना। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे 3 स्टेजेस दी गई है, वही सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम सॉलिड को, सॉलिड में हम लेके चलते हैं आइस, ठीक है ना, सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड में वाटर, और यहाँ पे वेपर में बन जाएगा, ठीक है ना, वेपर्स में बदल जाएगा, ठीक है ना। सॉलिड जो है, सॉलिड में लिया आइस, आइस को हमने मेल्ट करा तो लिक्विड बन गया, क्या बन गया, वाटर, ठीक है ना। फिर वाटर को हमने थोड़ा हीट करा, उसकी वजह से इवेपोरेशन हो गया और वो गैस की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। फिर गैस यानी कि वेपर्स के फॉर्म में आ गया, गैस को हमने सब्लिमेशन करा और सॉलिड के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। कभी कभार तुम अगर अपने फ्रीजर में खाली कटोरा भी रख दोगे ना, उसमें भी तुम्हारी आइस जम जाएगी, तो वो सब्लिमेशन हो गया, ठीक है ना। सॉलिड से गैस में जाना डायरेक्ट और गैस से सॉलिड में आना, दोनों सब्लिमेशन कहलाता है विदाउट गोइंग इन लिक्विड। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था ना, सॉलिड से गैस में जाना और गैस से सॉलिड में आना, दोनों ही सब्लिमेशन कहलाता है विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि यहाँ पे एक चेन बन रखी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पे लिक्विड में जाने की बजाय सॉलिड से गैस में जाए सीधा और गैस से सॉलिड में जाए तो सब्लिमेशन होता है, ठीक है ना। तो यहीं पे वही हो गया, गैस से सीधा सॉलिड में गए तो सब्लिमेशन करा हमने यहाँ पे, ठीक है ना। फिर वही चीज उल्टी, अब सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तब भी सब्लिमेशन यूज हो रहा है, मैंने कहा था ना, बिना लिक्विड में जाए सीधा सॉलिड से गैस में जाना सब्लिमेशन, ठीक है। गैस से लिक्विड में जा रहे हैं हम तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन तुम्हारे लिए थोड़ा नया वर्ड है, अब इसको कैसे समझेंगे, जब पानी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना, गैस के फॉर्म में आ जाता है वो, अब गैस से बादल छाते हैं, बादल से फिर बारिश होने लगती है, बारिश क्या होती है, लिक्विड होती है, तो वाटर के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब हम वाटर को फ्रीज कर देंगे, अगर हम बर्फ पानी को फ्रीजर में रख के फ्रीज कर देंगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना। पूरी साइकिल समझ में आ गई। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है, वो बचता है इवेपोरेशन। क्या बचता है, इवेपोरेशन, ठीक है ना। इवेपोरेशन जो है एक फिनोमिना है, क्या है, फिनोमिना। देखो गाइस, ये थोड़ी साइंस के टर्म्स होते हैं जो हमें यूज करनी ही पड़ती है, क्योंकि इससे ना थोड़े हमारी डेफिनेशन जो है ना बहुत अच्छी निखर के आती है, अच्छी लगती है फिनोमिना बोलने में। A surface phenomena in which liquid changes into, liquid किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में, at any temperature below, ठीक है ना। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि जब एक लिक्विड चेंज होके वेपर में बदलता है ना, एट टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। अब बॉइलिंग में भी यही होता है, इसको ना इवेपोरेशन को और बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना। काम तो दोनों में वही हो रहा है कि लिक्विड से, इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, यानी कि लिक्विड से वेपर बन रहा है। यहाँ पे भी लिक्विड से वेपर बनता है, बॉईल करते हैं जब पानी को तो लिक्विड से गैस बनता है ना। हमने यहाँ पे अभी हमने पढ़ा लिक्विड से गैस बनता है, लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स, लिक्विड से गैस बनता है, हमने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क क्या हो गया, फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो इवेपोरेशन होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा एनी टेम्परेचर पे होता है, ठीक है ना, एनी टेम्परेचर पे होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या नाम, यहाँ पे लिक्विड गैस में कब बदलती है, जब बॉइलिंग पॉइंट होता है जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ आएंगे, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। ये भी लिक्विड से गैस में बदल रहा है, ये भी लिक्विड से गैस में बदल रहा है, ठीक है ना। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिक्विड चेंज होके वेपर में बदल जाता है एट एनी टेम्परेचर। इन वर्ड्स को अच्छे से घोट लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। ठीक, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। यहाँ पे आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी होते हैं, ये 4 फैक्टर्स हमें गिवन है,
पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होना चाहिए, तभी जो इवेपोरेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी होगा, ठीक है ना। कभी कभार देखा है कि बच्चे जब क्लास में पानी गिर देते हैं तो उनको ना जूतों से ऐसे ही फैला देते हैं, वो बचपने में करते हैं ऐसा, बट वो फैला देते हैं। जब पानी थोड़ी सी जगह पे गिरा रहता है ना तो वो बहुत देर में सूखता है, और जब बच्चे उसको ऐसे ही जूतों से फैला देते हैं तो 2 मिनट में सूख जाता है, ठीक है ना। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ऐसा, ठीक है ना, मेरी क्लास में तो थे तभी मेरे को पता है, ठीक। फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला कि एक्स्ट्रा जो बाहर से हम एनर्जी लगाते हैं ना उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जैसे कि हमने टेम्परेचर तेज कर दिया या फिर पंखा तेज कर दिया, ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी हमने जो लगाई बाहर से। फिर ह्यूमिडिटी, क्या ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब जो एयर में नमी होती है ना, एयर में हम कहते हैं ना कभी कभार कि एयर में लू चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ह्यूमिडिटी नमी की बात करता है कभी कभार, ठीक है ना। हम कहते हैं मोर ह्यूमिडिटी है, लेस इवेपोरेशन हो रहा है, दिस दैट, ठीक। फिर आता है विंड। विंड क्या होता है, विंड की स्पीड इंक्रीज कर दो, या रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। अगर हवा की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो इवेपोरेशन भी जल्दी इंक्रीज होगा। अगर एयर में ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्या लिखा है ना, व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो तो इवेपोरेशन रेट इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना। और जब ह्यूमिडिटी नमी ज्यादा है तब कम हो जाएगा इवेपोरेशन। ठंड के टाइम पे ज्यादा देखी जाती है, ठीक है ना। हम कहते हैं ना ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, नमी, तो हम बोलते हैं एरिया में मतलब जो है हमारे इवेपोरेशन इन्वायरमेंट में नमी बहुत है तो कपड़े भी उससे बहुत देर में सूखते हैं। तो नमी अगर कम होगी, ठीक है ना, थोड़ा गीला गीला टाइप का, फॉग टाइप का दिखता ना, तो अगर नमी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी या नमी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम विंटर्स लेके चल सकते हैं कि विंटर्स में होता है, इसमें हम नमी बोल सकते हैं, नमी, ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजिंग कूलिंग, ठीक है ना, सॉरी, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजिंग कूलिंग। इवेपोरेशन जब भी होती है तो वो उसके साथ साथ एक और चीज होती है, क्या होती है, कूलिंग। कैसे होती है देखते हैं। कूलिंग कॉज्ड इवेपोरेशन के द्वारा कूलिंग होती है इज बेस्ड ऑन द फैक्ट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट्स। जब लिक्विड क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन काम आती है फ्रॉम सराउंडिंग्स विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल्ड, ठीक है ना। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है और हमारे सराउंडिंग्स को ठंडा कर देता है। जो हमने हीट छोड़ी है अपने बदन से या फिर अपने चीजों से, उसको ठंडा कर जाता है। यहाँ पे इस कॉजिंग के कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। पहला एग्जाम्पल दे रखा है एसीटोन का। एसीटोन यानी कि परफ्यूम की बात कर रहा है एसीटोन, ठीक है ना। साइंस के लैंग्वेज में इसको एसीटोन कहते हैं, ठीक है ना। जब लड़कियां या लड़के तो नहीं करते, लड़कियां यहाँ पे अपने जब कलाई पे स्प्रे करती है अपने परफ्यूम को, तो तुमने देखा होगा थोड़ी देर ठंडा ठंडा सा लिक्विड लगता है, लेकिन इतनी जल्दी इवेपोरेट होता है ना, वो लिक्विड तुम्हें दिखने से पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा और इतनी ठंडक देगा, और उसकी खुशबू देखिए कितनी जल्दी फैल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब परफ्यूम था, किसमें था, हमारे जो भी बॉटल थी परफ्यूम की, एसीटोन की जो बॉटल थी उसमें वो लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है ना। फिर हमने उसको परफ्यूम को ऐसे स्प्रे करा तो आया लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड से इवेपोरेट हो गया, और हमको गैस की फॉर्म में तो इवेपोरेट हो गया, और हमको ठंडी फीलिंग दी। क्या दी, ठंडी फीलिंग दी। तो यहाँ पे हमें इवेपोरेशन का समझ में आ गया कि जब जब इवेपोरेशन होता है तब तक कूलिंग भी होती है, ठीक है ना। गाइज आगे के 2 एग्जाम्पल और दे रखा है। पहला है
क्लोथ्स का। और कॉटन क्लोथ्स का गाइस इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, टीचरों का आता ही आता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या गया है कि हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। हमारी मम्मियों को देखा है, हमें कैसे जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं हमारी मम्मियाँ कहते हैं गर्मियों में कि कॉटन के ही कपड़े लाइयो और कोई से मत लाइयो, ठीक है ना, कहती होंगी तुम्हारी मम्मी अगर तुम शॉपिंग पे जाते होंगे तो, ठीक है ना। कॉटन के क्लोथ्स ही क्यों लेने के लिए कहती हैं हमारी मम्मियाँ, इसलिए कहती है क्योंकि उनको पता है कि जब हम खेल कूद के थक हार के पसीने में लथपथ होकर आएंगे तो वो जो पसीना है वो कॉटन के क्लोथ्स जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको, जो हमारा पसीना है उसको जो हमारे कॉटन के क्लोथ्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो हमारे स्वेट होता है ना, समझ में आ रही है ना बात, जो हमारा स्वेट होता है, पसीना होता है, वो हमारे क्लोथ जो हमारे कपड़े हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जगह मतलब इवेपोरेट हो जाता है वो तो, ठीक है ना। जो हमारी हीट थी, गर्मी थी और पसीना था वो तो इवेपोरेट हो गया उसके जरिए और उसकी जगह हमारे को कूलिंग देता है, ठीक है ना। इसी के बदले अगर हम कोई और क्लोथ्स पहनेंगे कॉटन के अलावा तो वो हमें उतनी कूलिंग नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही लिख रखा है कि वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल, कॉटन इज गुड एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, ठीक है ना। कभी मंदिर की कॉटन भी लोगे ना, ऐसे खुली कॉटन आती है उसको पानी में डिप करके देखना, वो बहुत जल्दी गीली हो जाती है, ठीक है ना। तभी तो हमारी मम्मियाँ तेल में रुई डाल कर रखती है, ठीक है ना। सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट, स्वेट माने पसीना, स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी में से हमारे जो कॉटन के क्लोथ्स है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सपोज इट टू एयर फॉर इवेपोरेशन, और फिर जो हमारे आसपास की जो एयर है वो उसको इवेपोरेट कर देती है और हमारी बॉडी को क्या करती है, कूल करती है, ठीक है ना। फिर लास्ट हमारे पास ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं तो ये कहूंगी बल्कि ये तीनों ही इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ना कि इन तीनों में से एक तो पूछता है पेपर में, ठीक है ना। अगला ये तो हमारे डेली लाइफ से, डेली रूटीन लाइफ से बिलोंग करता है। क्या हम गर्मियों में कभी कभार छत पे सोने जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, छत पे सोने से पहले पूरी छत में पानी डाल लो, क्या कहते हैं, पूरी छत पे पानी डाल लो, स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो, पूरा पानी को तरबतर कर दो। क्यों कहता है, क्योंकि जो छत में गर्मी होगी, अब क्या पानी डाल दिया तुम लोगों ने, अब पानी क्या है, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट जब होगा एयर में तो क्या नाम जो छत की हीट होगी उसके साथ इवेपोरेट होगा, और जैसी हीट इवेपोरेट हो जाएगा तो हीट तो चलेगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा, कूलिंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो वही कहा है, ऑफन पीपल, ऑफ्टन नहीं कहते इसको, ऑफन कहते हैं, ऑफन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर, दिस वाटर टेक हीट, वाटर जो करेगा क्या करेगा, वो हीट ले लेगा फ्रॉम ग्राउंड या फिर तुम्हारी छत को क्या कहते हैं, रूफ, ठीक है ना। दिस वाटर टेक हीट फ्रॉम ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू इवेपोरेट, थस मेकिंग द, थस नहीं कहते इसको, दस कहते हैं, दस मेकिंग द प्लेस कूल, ताकि वो जो हमारे आसपास की जो जगह है वो ठंडी हो जाए, ठीक है ना। गाइस सपोर्ट मटेरियल, यहाँ पे तो चलो ये पूरा चैप्टर एंड हो गया, ठीक है ना। मैं क्या कहूँ, ये पूरा चैप्टर एंड हो गया, ठीक। ये जितनी भी सारी चीजें हमने पढ़ी यहाँ पे ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एनसीईआरटी में करने बैठोगे ना सदियां बीत जाएंगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, और देखो हमने एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है ना। अब कंप्लीट तो कर लिया है मेरे थ्रू, ठीक है ना। अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम एक बार जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए हैं ना उनको खुद से गो थ्रू करो कि जो मैंने पढ़ा है वो सच में इसमें कहीं लिख रखा है किताब में। देखो मेरे पे अंधा विश्वास मत करो, अपने आप खुद पढ़ो और खुद लिखो, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग,
ये भी करवा दूंगी। चलो इसके बाद एक अगली वीडियो बना दूंगी, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी कि कौन से क्वेश्चन करने चाहिए और किसके क्या जवाब होंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है ना। बट आप लोगों को मेरा ना थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, कैसे करोगे आप लोग, ठीक है ना। बस इतनी सी गुजारिश करूंगी कि जितना भी पढ़ा है ना उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। और कोई भी क्वायरी हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो इसमें से, तो मैंने एक ही चीज को 2-2 3-3 बार रिपीट कर रखा है। आई होप अब तो आ गया होगा। अगर नहीं आया फिर भी एक बार रिपीट कर लेना और अच्छे से समझना है। फिर भी नहीं आता, एक पल के लिए मान के चलो, तो मेरे को मैसेज कर देना गाइस। फ्रिक्वेंटली मैसेज करा करो, कोई भी झिझक मत कराओ, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगी। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ साइंस का सवाल पूछो, मैथ का भी पूछ सकते हो, एसएसटी का भी पूछ सकते हो, जो भी आप चाहो उसका पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं आपके हर सब्जेक्ट में हेल्प करूंगी। देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। यार लाइक नहीं करते ना, बहुत दुख होता है मुझे, ठीक है ना। कम से कम थोड़ा तो सपोर्ट करा करो मेरे को, ठीक है ना। आई होप आगे से आप लोग सपोर्ट करोगे और दिल लगा के पढ़ो, किससे, दिल से। और अगर दिल ना लगे ना पढ़ाई में तो यार मत करो, सीरियसली बताओ मत करो। एक बार ना करोगे ना और खुद ही बोर होने लगोगे, क्योंकि पेरेंट्स तो अलाउ करेंगे नहीं फोन चलाने के लिए, और अगर कर देते हैं तो वो उनकी बात में कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। अगर थोड़ी देर फ्री बैठोगे ना फिर तुम्हारे दिल को खुद ही फील होने लगेगा कि नहीं थोड़ा देर पढ़ लेता हूँ। और टाइम देख के कभी पढ़ाई नहीं होती है गाइज कि 1 घंटा पढ़ रहा हूँ मैं, 2 घंटा। जब पढ़ते पढ़ते कब 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए ना, जिस दिन तुम्हें लगे हाँ कि आज काफी टाइम बीत गया पढ़ते पढ़ते, तब तुम कहना कि हाँ तुम पढ़ के उठे हो, ठीक है ना। वैसे बी फोकस ऑन योर स्टडीज गाइज, क्योंकि 1-2 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम तो आने ही वाले हैं, इसलिए फोकस कर लो। बी सेफ, बी टेक केयर, बाय।